हेलो विद्यार्थियों, आज हम एनिमल फिजियोलॉजी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 4 देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की क्रियाविधि को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूरिन फॉर्मेशन की जो क्रियाविधि है वो 3 स्टेप्स में पूरी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम काफ़ी मात्रा में भोजन या पानी की तत्व ले लेते हैं तो उस समय फिर यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो ऐसे में कौन सी क्रियाविधि, क्या प्रेशर, क्या चीज़ बॉडी में इस्तेमाल होती है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्पंदन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जैसा हमने बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को देखा था, ये उस प्लेस पर होने वाली क्रिया है जो सबसे पहले संपन्न होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान जनरली क्या होता है कि शुरू में जब रक्त वाहिकाओं से या जो कैपिलरी बेड है हमारा, जो हमने कहा था 50 कैपिलरीज से बनता है, वो जनरली भोजन के तत्व अपने साथ उपयोगी तत्व लाता है जो शरीर में काम के होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो काम के होते हैं वो सारे इस समय छनते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक्युमुलेशन होता है। जैसा कि हमने देखा था कि ये बोमेन्स कैप्सूल की एंडोथेलियल सेल्स हैं, तो यहाँ पर जो रक्त वाहिकाओं से छनकर सबसे पहले आता है वो होता है प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा जो है वो फिल्टरेट के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमेन्स कैप्सूल के बीच में प्लाज्मा के रूप में जो छन कर उपयोगी तत्व बॉडी से बाहर निकलते हैं उनके रूप में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर 3-4 फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि इनका पोर साइज जो कैपिलरीज का है वो हमने बताया था काफ़ी बड़ा होता है। 200 से लगाकर 800 एंगस्ट्रॉम तक के पोर्स यहाँ पर पाए जा सकते हैं जिनके माध्यम से उपयोगी पदार्थों को छाना जा सकता है। दूसरा, इनकी कोशिकाओं की जो भित्तियाँ हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो इनकी सेल वॉल्स हैं वो बहुत ही पतली होती है एंडोथेलियल सेल्स की, जिसकी वजह से छनने की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाती है। और जो दूसरा प्रॉपर्टी थी, तो इसमें 3 लेयर टिश्यू की काम करती हैं और 3 कंपार्टमेंट्स हमारे इसमें बन जाते हैं। पहले वाहिका है, बीच का कंपार्टमेंट एंडोथेलियल सेल्स, और फिर चौथा कंपार्टमेंट हमारा होता है बोमेन सेल की जो गुहा सी जो है ये इसमें काम करती है। तो इस प्रकार से सरफेस भी इसमें कैपिलरी बेड में काफ़ी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ये गुच्छों के रूप में होता है। तो पहला फैक्टर तो ये काम करता है कि कैपिलरी ल्यूमेन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया प्लाज्मा के रूप में होती है। दूसरा, इसमें सारे पदार्थ सबकी भित्तियाँ पतली होने के कारण छनते हैं, जो कि छलनी की तरह से काम करते हैं। और जो तीसरा है, इनकी सरफेस बढ़ जाती है। तो 3 फैक्टर्स यहाँ पर हमारे काम कर रहे हैं। पहला, अल्ट्रा फिल्ट्रेट इस फॉर्म में है, प्लाज्मा के फॉर्म में। दूसरा, थिन वॉल्स है, 3 कंपार्टमेंट्स इसमें पाए जा रहे हैं।
वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कैपिलरी बेड के गुच्छों के रूप में होने की वजह से। तो ये 3 फैक्टर्स काम करते हैं। अब इसके बाद जो फैक्टर काम करता है वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट में ग्रेडियंट किसी भी समय पे तभी उत्पन्न होगा जब एक जगह बहुत हाई प्रेशर होगा और दूसरी जगह बहुत ही लो प्रेशर इसमें होगा। प्रेशर ग्रेडियंट में अगर हम देखते हैं तो हमें इसमें बहुत ही हाई प्रेशर, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ पर 70 से लगाकर 90 mmHg का प्रेशर आर्टरियोल्स में होता है। आर्टरियोल्स में जो है 100 जो mmHg प्रेशर है इस पूरे कैपिलरी बेड में पाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि इस कैपिलरी बेड के जो है यहाँ पर पहुँचते पहुँचते लास्ट सिरे पर पहुँचते पहुँचते वो प्रेशर 70 से 90 हो जाता है। इस प्रकार के प्रेशर से जो हमारा हाई प्रेशर जोन है ये वाला, उससे जब बाद में आगे पहुँचते हैं तो हम देखेंगे कि जो प्रेशर है वो गिरकर एकदम से प्रोक्साइमल ट्यूब्यूल्स में 14 मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। कैपिलरी बेड्स में प्रेशर 70 mm से 90 mmHg, प्रोक्साइमल ट्यूब्यूल्स में 14 mmHg और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डिस्टल ट्यूब्यूल में ये प्रेशर 6 mmHg और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाने के बाद ये प्रेशर केवल 2 mmHg ही बचता है। तो इस प्रकार से जो हमारा हम देखते हैं कि ये जो प्रेशर है उसमें यहाँ पर एक बहुत ही हैवी फोर्स उत्पन्न हो रहा है और ये हैवी फोर्स कैपिलरी बेड की वजह से उत्पन्न होता है और आउटसाइड प्रेशर पूरा रीनल कैप्सूल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें बहुत सारे अणु ऐसे होते हैं जो पैसिव रूप में छनते हैं। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है प्रक्रिया वो पैसिव हो रही है यहाँ पर जो बर्बेन्स कैप्सूल है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट में हमें छानना होता तो हम एक्टिव उसको ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है वहाँ पर केवल प्रेशर ग्रेडियंट काम आता है। कोई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इसमें खर्च नहीं हो रहे हैं, केवल जो एनर्जी हमें चाहिए उसके लिए वो कोई भी एटीपी के अणु यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, केवल पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही काम हो रहा है। और आप जानते हैं कि जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं छोटे अणु हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रेशर ग्रेडियंट के दौरान ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं। इसमें इस समय पे अगर हम देखें तो जो फिल्ट्रेट है इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन
और ब्लड सेल्स, ये दोनों नहीं होते, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इसमें आराम से छनकर फिल्टरेट में आ जाते हैं। तो कौन से अणु इसमें नहीं होंगे? प्रोटीन्स, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, और दूसरा ब्लड सेल्स इसमें नहीं होंगी, क्योंकि ब्लड सेल्स बॉडी से बाहर नहीं निकलना होता है, तो इस कारण ये दोनों इसमें नहीं होंगी। बाकी सारे अभी तक जो भी उपयोगी अणु है वो भी इसमें शामिल है फिल्टरेट में, जब भी वुमेन्स कैप्सूल की बात होती है। और ये सारा प्रेशर कहाँ से रहा है? हार्ट की पंपिंग से। हार्ट के वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो ये रिलीज होकर धीरे धीरे घटता घटता 70 से 90 mg यहाँ पर होता है। तो इसमें जो भी अणु छन रहे हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 70,000 से कम है। वो प्रोटीन्स जो 70,000 डाल्टन से कम है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट, वो सारे अणु इसमें छनकर आ रहे हैं। और अन्य आने वाले अणु कौन से हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इसमें जो छनकर आने वाले अणु हैं वाटर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट्स और ग्लूकोज। यद्यपि ग्लूकोज कई बार को ट्रांसपोर्ट में भी आदान प्रदान होता है, कुछ एमिनो एसिड्स, यूरिक एसिड्स, ये सारे वुमेन्स कैप्सूल से जो फिल्टर होता है वो फिल्टरेट कहलाता है। इस फिल्टरेट में उपस्थित हैं, छनकर आ जा रहे हैं। अब आएंगे हम कि इस फिल्टरेशन की दर क्या होती है, किस दर पे ये छनता है। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट। GFR। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ये जो है ये बराबर होती है, जनरली ये होती है ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट होती है, जो कि एक्चुअली वास्तव में क्या है, ये फिल्टरेट प्लाज्मा है। तो इस प्लाज्मा को छानने की दर 125 ml पर मिनट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान रहती है। GFR जो है वो इक्वल होता है GCP माइनस OP प्लस RP। ये तो हो गया ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट। GCP हो गया ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर। OP होता है ऑन्कोजेनिक प्रेशर, यानी प्रोटीन्स के द्वारा जो प्रोटीन के लिए जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है वो होता है। और RT जो होता है वो होता है रीनल प्रेशर। रीनल प्रेशर तो जो फिल्टरेशन रेट होगी वो कैपिलरी प्रेशर, और उसमें से हम घटा देंगे ऑन्कोजेनिक प्रेशर और रीनल प्रेशर। इन दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन की रेट हमें मिल जाती है। जनरली ये 70 माइनस 30 प्लस 20
यानी 20 ml Hg। इस प्रेशर पे ये फिल्ट्रेशन हो रहा है। इस प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर के अंतर की वजह से ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारी चल रही है। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है। ये फॉर्मूला है GRF इज इक्वल टू UV प्लस P। ये तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, और जो इसमें UP है, U है कितना mg फिल्ट्रेशन आया, कितना mg फिल्ट्रेशन पर ml यूरिन आया। ये होगा V यानी वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये mg में सब्सटेंस है और यूरिन। उसके अलावा P जो है सब्सटेंस, प्लाज्मा में कितना सब्सटेंस है, निकल कर कितना सब्सटेंस आया है, यानी टोटल यूरिन में सब्सटेंस कितना है जो निकले हैं, और प्लाज्मा में कितने सब्सटेंस छने हैं। उससे हमें एक अंतर पता चल जाएगा कि फिल्ट्रेट में कितना प्रोटीन आया था और बाद में यूरिन में कितना प्रोटीन बचता है। प्रोटीन नहीं, एक्चुअली जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ये उनकी बात है कि उसमें कितना सब्सटेंस आया है। अब इसके बाद अगले जो दोनों स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे। थैंक यू।